सर सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं देगा। अब सुनाई दे रहा है? ये लिखो मत, बस देखो। एफरेंट आर्टियोल्स एंड इफरेंट आर्टियोल्स। देखो, दो टर्म यूज किए थे मैंने। या तीन टर्म लिख देता हूं वैसे में। तो ये वो वाले चीज हैं, ये वो वाले कंपोनेंट है जो इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल से एंट्री लेता है। ठीक है, मतलब ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स में गलत बोल रहा हूँ। आर्टरी से बेसिकली, इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, कौन सी आर्टरी है बेसिकली? ये रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल से होते हुए कहाँ चला जाता है? रीनल वेन पे चला जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली रीनल आर्टरी में भी कहां से आ रहा है? हार्ट से पंप हो रहा है। तो जो ब्लड बेसिकली पंप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल, ये पूरा का पूरा जो आपका क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहां से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। और वो पूरे हार्ट से, मतलब पूरे हार्ट से जितना ब्लड फ्लो होता है उसका कितना परसेंट है? अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास। 20% के आसपास है, इसको 200 मत समझ लेना, 20% के आसपास है। ठीक है, तो जो ब्लड यहां से फ्लो हो रहा है एफरेंट ये ग्लोमुलस के थ्रू यहां से, ठीक है, उसको बोल रहे हैं रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, प्लाज्मा फ्लो मैंने पहले ही बता दिया है कि इस ब्लड फ्लो में, इस ब्लड में कुछ परसेंट आपका ब्लड सेल्स हैं और कुछ परसेंट क्या है, प्लाज्मा है। तो जो प्लाज्मा वाला कंटेंट है वो 55% वो बनाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, तो एक्चुअली बात हमें रीनल ब्लड फ्लो की नहीं करनी है, बात करनी होती है हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो की, क्योंकि जो भी टॉक्सिक वेस्ट आएगा वो प्लाज्मा में होगा, सेल्स में नहीं होगा। सेल्स में होगा, सेल्स में नहीं होगा, प्लाज्मा में होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रीनल प्लाज्मा फ्लो या रीनल ब्लड फ्लो, आपका रीनल ब्लड फ्लो की बात करोगे तो वो आपका कितना था, कितना बताया था मैंने? 1100 टू 1250 के आसपास, शायद ऐसे करके 1200 के आसपास। और ये आपका कितना था अप्रोक्सीमेटली? 650 ml के आसपास। ठीक है, क्या बच्चे? जो भी है आप मान लेना, इसको 1200 लिख लो, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है बच्चे। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में। तो ये बेसिकली जो रीनल आर्टरी जो है आपका, रीनल आर्टियोल्स है एंड एफरेंट इफरेंट आर्टियोल्स है, एफरेंट आर्टियोल्स, यहां से जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है,
वो है बेसिकली। आपको मैंने बताया था ना कि जो नेफ्रॉन है आपका, नेफ्रॉन में दो पार्ट हैं, कौन से हैं? एक रीनल कॉर्पसल्स और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो रीनल कॉर्पसल्स या रीनल कॉर्पसल्स का जो पार्ट है, रीनल कॉर्पसल में दो पार्ट हुए ना, एक ग्लोमेरुलस हुआ, दूसरा बाउमेंस कैप्सूल हुआ। तो इस ग्लोमेरुलाई के थ्रू जो ब्लड पंप हो रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है, उसी को क्या बोल रहे हो? रीनल ब्लड फ्लो। और इसके बाद इसके थ्रू यहां से जितना जो है ब्लड वापस कहां पे आ जाता है? बाउमेंस कैप्सूल में, जिसको आप क्या बोलते हो? फिल्ट्रेट और अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेट बनने की रेट है, ठीक है, फिल्ट्रेट बनने की जो रेट है उसको आप क्या बोलते हो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये जो 125 ml पर मिनट है, ये क्या है आपका? ये GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो यहां से ब्लड निकल जाता है, ठीक, फिल्टर बनता है, हाँ फिल्ट्रेट बनता, सॉरी फिल्टर होता है बोल सकते हो, फिल्ट्रेट बनता है ये इतना पर मिनट। ठीक है, तो ये भी जो है क्या कहते हैं, आप देखोगे कि ये आपका कितना था? 1100 1200 के आसपास, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली आपका प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड सेल तो उसका पार्ट है ही नहीं है ना, ब्लड सेल में तो कोई टॉक्सिसिटी या कोई वेस्ट आया ही नहीं, कहां पे आया? प्लाज्मा में आया। दैट मीन्स कि आपको बात किसकी करनी चाहिए? 650 ml की करनी चाहिए। ठीक है, और 650 ml मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है वो? 20% है। 20% का आप 650 निकाल लो, कितना आएगा ये अप्रोक्सीमेटली? तो 25% आप इस तरह से कुछ निकाल लो, वो इतने इतने के आसपास पहुंचेगा बच्चे, इतने के आसपास पहुंचेगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं पहुंचेगा। देख लो आप एक मिनट, इसको 130। इसको 600 कर लो, और ये एक 1/5 कितना हो जाएगा? 120 ना, अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली यहां से जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है उसका 20% जो है फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी के लिए मैं बोल रहा था कि ये बेसिकली ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बन रहा है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। और ये भी वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है जो कि इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है ग्लोमेरुलर प्रेशर या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। देखो इसका जो इसका सर्कमफ्रेंस एरिया है, इसका जो है दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पे वो प्रेशर लगाएगा और यहाँ से कुछ ना कुछ फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, बाउमेंस कैप्सूल के ये जो ल्यूमेन है उसकी तरफ। जबकि इसमें दो और प्रेशर लग रहे हैं जो कि नेगेटिव वैल्यू है। एक तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, BCOP, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलॉइडल प्रोटीन्स लाइक आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, और इसमें एक और वैल्यू है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे जो ऑलरेडी फिल्ट्रेट आ गया है वो ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब कि ये इसके दोनों अपोजिट होंगे, और ये अप्रोक्सीमेटली 60 mmHg होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 32 होता है, और ये होता है 3 के आसपास। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका सब खत्म करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? शायद सॉरी 10 mmHg के आसपास। ठीक है, 10 mmHg के आसपास। तो ये आपका इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट बनने का जो रेट है वो 125 ml पर मिनट है, और जो फ्लो ऑफ जो है ब्लड है थ्रू ग्लोमेरुलस उसका जो रेट है वो कितना है? 1100 to 1200 ml पर मिनट। क्लियर? अब आते हैं, कहां पे थे हम? काउंटर करंट मैकेनिज्म बता रहा था, मैंने पूरी मैकेनिज्म वैसे एक्सप्लेन कर दी है। काउंटर करंट बनने का
जो रीजन मैंने आपको बताया वो है बेसिकली डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ द लूप ऑफ हेनले, है कि नहीं। एंड साथ में जो वासा रेक्टा है वो उसको मेंटेन करता है। तो आप चाहे एक स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे कि जो जहां पे आपने लिखा है काउंटर करंट एस्टेब्लिशमेंट या डेवलपमेंट, वहीं पे लूप ऑफ हेनले इस तरह से लिखा होगा ना कि जो डेवलप्ड है, जिस तरफ डेवलप होता है डेवलप्ड बाई, तो डेवलप्ड बाई में आपने एलओएच लिखा हुआ है, वहीं पे नीचे 2 पॉइंट और लिख दो। एक तो लिख दो डिफरेंशियल परमेबिलिटी फॉर H2O एंड साल्ट, दूसरा डिफरेंशियल फ्लो या स्पीड ऑफ, डिफरेंशियल स्पीड ऑफ फिल्ट्रेट। ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल, ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली अगर मैं इस तरह से आपको ये बना दूं, ये मेडलरी पिरामिड है, ठीक है। मेडलरी पिरामिड में आपका जो ये लूप ऑफ हेनले है, तो जो है क्या कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो फ्लो है वो बेसिकली स्लो रेट से मूव करता है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, फास्ट स्पीड, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको बता रहा हूं कि क्यों जो है ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन कम बनता है, नीचे की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, ठीक है। वो बेसिकली स्लो है यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके माइग्रेट कर रहा है, उसमें कौन सी जो बेसिकली साल्ट है वो बड़ी देर तक के लिए डिपॉजिट रह जाता है, तो वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है। फास्ट है तो बहुत तेजी से मूव कर जाएगा, तो उतना ज्यादा कंसंट्रेशन वहां पे नहीं बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ H2O फॉर H2O एंड साल्ट, एंड डिफरेंशियल स्पीड ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है, इन LOH। लिख दो इन LOH, लूप ऑफ हेनले। तो ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है। अब हम रेगुलेशन पार्ट पे चलें, उससे पहले एक पूरा का पूरा डायग्राम देखेंगे, किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। पूरा का पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे, उसमें कुछ कुछ चीजें देखनी है कि किस तरह से वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बढ़ घट रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो रीजन है, अगर आप इसको इस तरह से करोगे, मिलाओगे, तो ये रीजन आपका कौन सा होगा, ऊपर वाला कॉर्टेक्स। यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। याद रखना, एक बार यूनिट पूछा हुआ है इसकी, मिली ऑस्मॉल पर लीटर, ठीक है। तो यहां से जब फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, यहां पे जब फिल्ट्रेट बनेगा तो वो कैसा होगा,
आइसोटोनिक होगा, मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बाउमेंस कैप्सूल के ल्यूमन में होगा, आइसोटोनिक होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वो पीसीटी में आएगा, पीसीटी में बहुत सारी चीजें यहां से निकलेंगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा पीसीटी में, अगर मैं बोलूं पीसीटी के अंदर जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और धीरे धीरे करके फिल्ट्रेट जो है, क्योंकि यहां से बहुत सारा वाटर निकला है, तो यहाँ पे आपका इस जगह पे क्या होगा, किस तरह का प्रेजेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर बच्चे अभी इसको, चूंकि ये आप इसको अभी हाइपरटोनिक, एक मिनट, H2O निकला हुआ है साथ, नहीं बच्चे H2O निकल रहा है ना साथ में, और साथ में न्यूट्रिएंट भी निकल रहा है, साथ में साल्ट भी निकल रहा है। ठीक है, तो वो कैसा रह जाएगा, आइसोटोनिक रह जाएगा। मतलब कि पीसीटी के बाद वॉल्यूम में तो डिक्रीज हुआ है, पर कॉन्सेंट्रेशन में कोई डिक्रीज नहीं है, कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे, ठीक है, तो नीचे उतरते समय इससे क्या लॉस होगा, H2O का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2O के लॉस होने की वजह से अगर मैं बिल्कुल नीचे की तरफ जो LOH है यहां पे बात करूं, लूप ऑफ हेनले, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट डिक्रीज करेगा और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी, इसको मैं क्या लिखूं आइसोटोनिक के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हाइपरटोनिक पूछा हुआ है, इसलिए याद रखना, ये आपका कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। अब ये जो है क्या कहते हैं, जैसे ही ऊपर पहुंचता स्टार्ट करेगा तो क्या निकलेगा, यहां से साल्ट निकलेगा। ठीक है, और साल्ट निकलेगा, ये फिर से आपका धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, ये अभी मैं थिक सेगमेंट की यहां की बात कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, अभी ये कहां की, मैं डीसीटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये कौन सा सेगमेंट है आपका, लूप ऑफ हेनले का थिक सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पे कैसा है ये, हाइपोटोनिक। अगर मतलब यहां पे मैं इस लूप ऑफ हेनले की बात करूं, तो यहां पे वॉल्यूम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वॉल्यूम यहां पे था वही वॉल्यूम वो होगा, तो वॉल्यूम तो आप कह सकते हो क्या है, कांस्टेंट है, बट कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, इसी वजह से क्या है, हाइपोटोनिक हो गया। अब जैसे जैसे वो डीसीटी पे ट्रेवल करेगा, जब वो डीसीटी पे ट्रेवल करेगा तो आपको पता है डीसीटी से क्या निकलता है, साल्ट रीअब्जॉर्ब होता है, और साल्ट के रीअब्जॉर्ब होने से वाटर भी, यहां पे अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वाटर भी निकलेगा उसके साथ, और साथ में यहाँ पे एडीएच भी काम करता है, यहाँ पे आपका एडीएच भी काम करता है, यहाँ पे आपका एल्डोस्टेरॉन भी काम करता है, पता है कि नहीं, एल्डोस्टेरॉन भी काम करता है, यहाँ पे एडीएच, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, साल्ट एब्जॉर्ब करता है, साल्ट एब्जॉर्ब करने से भी वाटर जाता है बाहर, और एडीएच क्या है, एडीएच जो है वाटर को निकालता है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप यहाँ पे बात करोगे डीसीटी के टर्मिनल पे, जब डीसीटी वो कलेक्टिंग डक्ट पे जाने वाला है, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा, फिल्ट्रेट बेसिकली हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नहीं बच्चे हाइपर नहीं होगा, हाइपर नहीं होगा, गलत लिख दिया, आइसोटोनिक होगा, गलत लिख दिया, आइसोटोनिक होगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक हो जाएगा आपका। एक्चुअली जो साल्ट निकल रहा है, साल्ट के कंपेयर में वाटर ज्यादा निकल जाएगा, साल्ट के कंपेयर में जो जो है ज्यादा निकल जाएगा, तो वो आइसोटोनिक रह जाएगा। ठीक है, हाँ, ये इनके टर्म में बात करोगे, इनके टर्म में बात करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा,
अरे इससे भी तो बोल सकते हो ना आप, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नहीं आया हो समझ में तो बता दो मुझे। हाँ, क्योंकि साल्ट से बच्चे, साल्ट से ज्यादा वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम कौन बना रहा है, सॉल्वेंट बना रहा है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो जब वाटर निकलेगा तब फर्क पड़ेगा। साल्ट तो बहुत कम स्पेस घेर रहा है ना वहां पे, तो उसको नेग्लिजिबल मान लोगे तुम, इसलिए ऐसा। ठीक है, तो ये आपका आइसोटोनिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये आपका कौन सा एरिया है, ये कलेक्टिंग डक्ट है आपका। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट में इधर की तरफ आपका ये यूरिन, यूरिन नहीं अभी तक ये फिल्ट्रेट ही है। ठीक है, यूरिन आपका यहाँ पे होगा। यूरिन आप यहाँ पे बोलोगे। इसके पहले पूरे के पूरे नेफ्रॉन में आप क्या यूज करोगे टर्म, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यूज करोगे। ठीक है, यूरिन टर्म तुम कहीं ऐसा नहीं है इसके यहाँ पे फिल्ट्रेट को यूरिन यूज करिए, यूरिन ही नहीं है, पूरा फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट यहाँ कलेक्टिंग डक्ट का जो डक्ट ऑफ बेलेनी होता है वहां पे, जब ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ बेलेनी जो है, ठीक है, इसका जो टर्मिनल पार्ट है उसको डक्ट ऑफ बेलेनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जब यहां पे जाएगा तो यहां से फिर से क्या एब्जॉर्ब होगा, H2O। ठीक है, ढेर सारा H2O एब्जॉर्ब होगा। तो अगर मैं अब कलेक्टिंग डक्ट के रिस्पेक्ट में यहां पे बात करूं तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मतलब हाइपरटोनिक। और जब ये यहां से बाहर निकलेगा तभी वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसको क्या बोलोगे, यूरिन। वॉल्यूम की बात करोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा और कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो हो गया कि किस तरह से वॉल्यूम घट बढ़ रहा है। ठीक है, किस तरह से वॉल्यूम घट बढ़ रहा है। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन में तुम ये बता दो कि कौन सा डाइल्यूटिंग पार्ट है नेफ्रॉन का, ऐसा पार्ट जहां पे डाइल्यूशन हो रहा है, द पार्ट विच इन्वॉल्व इन डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट। सब कुछ आंखों के सामने लिखा हुआ है तुम्हारे। तेजी बोलो, कहाँ हाइपोटोनिक से आइसोटोनिक हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ये। मैं तभी तो बोल रहा था कि तुम लोग देख लो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, आइसोटोनिक है, दैट मीन्स की कंसंट्रेशन वहां इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैंने उस समय बोला था। ये सपोज तुम्हारा सेल है, सपोज सेल का ले लेते हैं, ये सोल्यूशन, ये आपका क्या है, कोई मतलब जिसको भी आप कंपेयर करवा रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पहले हाइपोटोनिक में पोजीशन में था, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये अब आइसोटोनिक पे चेंज होना है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब वो पहले आइसोटोनिक में होगा, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, हाइपरटोनिक में। तो बेसिकली वो ये पार्ट है, ये देखो ये हाइपर है और ये हाइपो। तो ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, दिस इज द डाइल्यूटिंग पार्ट, डाइल्यूटिंग ऑफ नेफ्रॉन। चलो मैं एक और चीज को समराइज कर देता हूं आपके लिए। ये लिख लिया ना पूरा, इधर का लिख लिया, ये इरेज कर दूं। अच्छा, और साथ में ये देखना कि ये यूरिन जितना भी था कितना बचा यहाँ पे, मतलब डेली का अगर देखा जाए तो ये, सॉरी, एक रेंज है क्या, 1 to 1.5 है या सीधे 1.5 है, मैं इतना ही लिख दे रहा हूं। तो यूरिन का कलर कैसा है, ये ले लो, पूछ सकता है कई बार। पीएच क्या है इसका, अप्रोक्सीमेटली
6। ये पीएच वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है कि पर डे कितना यूरिया यूरिन के फॉर्म में निकलता है पर डे, 20 से 25 ग्राम, ठीक है। 20 to 25 ग्राम यूरिया पर डे, ये पर डे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 to 2.5% होता है एक्चुअली वो। ये मुझे जहां तक है आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा ये जो पार्ट है। आ गया है सबको? उसी समय बोलना चाहिए था। अरे कुछ नहीं है एक्चुअली, तुम्हें हार्मोन्स वाला पार्ट याद नहीं है। जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है, सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो जब ये सपोज कर लो ये आपका क्या है, डीसीटी, ये आपका डीसीटी, यहां से क्या निकल गया, सोडियम आयन निकल गया। तो जैसे ही सोडियम आयन यहां पे निकल के जाएगा, बाहर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, और जैसे ही बाहर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां की तरफ स्टार्ट होगा, ज्यादा वाटर से, मतलब सोडियम जा तो रहा है, साथ में अपने फ्रेंड को भी लिए चले जा रहा है वाटर को, तो ये साथ में आपका H2O भी लेता चला जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा एक और चीज हो रही है कि यहां पे प्रेजेंट है वाटर चैनल, और वाटर चैनल के ऊपर एक्शन किस चीज का हो रहा है, एडीएच का, ठीक है। एडीएच का एक्शन हो रहा है यहाँ। तो एडीएच क्या करवाता है, वाटर को, ठीक है, वाटर को मूव करवाता है, ठीक है। तो वाटर मतलब साल्ट के कंपेयर में वाटर ज्यादा निकला, इन कंपेयर टू साल्ट वाटर ज्यादा निकला, तभी ये क्या हो रहा है, तभी इसका क्या हो गया था, ये आपका, अच्छा हाइपर गलत लिख रहा हूं, आइसोटोनिक में चेंज हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब ये इंटर कर रहा था तो कैसा था, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक आ गई बात समझ? तो याद रखना कि पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब इन्वॉल्व हैं किसमें, रीअब्जॉर्प्शन में, ट्यूबुलर सिक्रीशन में, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का रोल उतना ज्यादा नहीं है किसमें, ट्यूबुलर सिक्रीशन में। रीअब्जॉर्प्शन में थोड़ा रोल है, क्यों? क्योंकि एक वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, दूसरा साल्ट रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये आपका मैंने जितना भी डिटेल बताना था मैंने बता दिया है। अब एक और पार्ट है रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो रेगुलेशन, इसमें कई टाइप के रेगुलेशन हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म। या रास मैकेनिज्म से पहले कुछ चीजें लिखते हैं जरा।
पता कैसे चलता है कि जीएफआर घट रहा है या बढ़ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। या ये बोल सकते हो आपकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए बहुत ढेर सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो पहले हम जो ऑस्मो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों को लग रहा है कि अब दिमाग में नहीं घुस रहा है? लग तो रहा है, इसका तो चेहरा ही देख के लग रहा है। हाँ, थोड़ा चिल करो, चिल। हम्म। इधर ये जो बच्चे हैं, कौन कौन है? लाबनी, माहिनूर, मेघनाथ, ऋतिक, तितली एंड खालिदा। ये लोग तो घर में बैठे हैं अपने। ये तो बीच में हो सकता है कि नींद भी मार लेते हो स्टार्ट करके। हाँ, क्यों बच्चे ऑनलाइन वाले सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो बीच में नींद नींद आती है तो सोचते हो कि चलो सर देख तो रहे नहीं है, नींद ले देते हैं, ऐसा है कि नहीं? नहीं सर। अच्छा। हम्म। देखो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं कि आवाज से ही लग रहा है कि नींद में है। चलो एक स्टेटमेंट बोलता हूं, जरा सा लिखो, थोड़ा सा हाथ चलेंगे तो ऐसा लगेगा। हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन, जब आप बोर्ड पे लिखा होता है ना तो आप ना कई बार सो लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, अब बोलूंगा तो अब मजबूरी में मेरी तरफ देखना पड़ेगा। चलो लिखो। द फंक्शन ऑफ द किडनी the function of the kidney is efficiently regulated the function of kidney is efficiently regulated or monitored with the hormonal feedback mechanism। ठीक है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है? विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, दो और पार्ट है। जेजीए जो पहले मैंने बात किया था, जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एंड हार्ट। ठीक है, तो मैकेनिज्म कौन सी है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो किडनी के फंक्शन को कोई ना कोई, मतलब कोई जो है प्रॉपरली रेगुलेट कर रहा है। अगर रेगुलेट नहीं किया जाए तो वो इस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, आपके बॉडी में जो रेगुलेशन के लिए दो सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम है रेगुलेशन के लिए? एक आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, दोनों का काम है रेगुलेट करना। एंडोक्राइन सिस्टम आपका लोकल स्केल पे रेगुलेट करता है। ठीक है, क्योंकि लोकल हर एक सेल के पास में न्यूरॉन्स नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो लोकल लेवल पे काम करने के लिए आपका केमिकल कंट्रोल है एंडोक्राइन सिस्टम। और जो आपका
पूरा का पूरा ओवरऑल जो है रेगुलेट करता है वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब आप थोड़ा ये बोल सकते हो कि जो नर्वस सिस्टम है वो अपर हैंड पे है, वो बेसिकली ओवरऑल है। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपके हर एक पार्ट को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, और इंडोक्राइन सिस्टम उसके साथ में एसोसिएटेड। ठीक है, तभी नर्वस सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम को मिला के क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, चलो आते हैं फिलहाल हाइपोथैलेमस, जस्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस एंड थर्ड। मैं एक चीज बता देता हूं कि हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होता है? ADH। ठीक है, जेजीए से क्या सिक्रीट होता है? रेनिन। हार्ट से क्या सिक्रीट होता है? एंटी एनए ट्राईयूरेटिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। ये तीनों क्या हैं? ये बेसिकली हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो ऑस्मोस्टिच रिसेप्टर हैं वो किस तरह से इंड्यूस होते हैं, किस तरह से एक्टिवेटेड होते हैं, तो उसके बारे में पहले लिखेंगे। लिखो जरा सा, ऑस्मोस्टिच रिसेप्टर इन द बॉडी, ऑस्मोस्टिच रिसेप्टर in the body is activated by change in ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम में चेंज आता है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, अगर बॉडी जो फ्लूइड, अदर फ्लूइड जो बॉडी में भरा हुआ है उसमें, बॉडी स्पेशली टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, उसमें अगर चेंज आया तो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड आई थिंक वन इज ब्लड प्रेशर, नहीं, आयनिक कंसंट्रेशन एंड आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये जो ऑस्मोस्टिच रिसेप्टर हैं ये कैसे एक्टिवेट होंगे? बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, दो बार लिख दिया फ्लूइड मैंने, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से ये आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या बचे? अभी तो बताया ना, अरे क्या बात, ब्लड वॉल्यूम इसको अभी तो मैंने बताया, इसको आप बोल सकते हो टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है वो? अच्छा, मैंने आपको एक पार्ट नहीं पढ़ा रखा है, उसी की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। कौन सा? ब्लड सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब वहीं पे है। लिम्फ जैसे ही पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि टिश्यू फ्लूइड क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ये क्या क्या चीजें हैं, सब वो आपको समझ में आ जाएगा। सर वो थर्ड वाला क्या है? आयनिक कंसंट्रेशन। रॉस, देखो क्या होता है।
ये ऑस्मोस्टेट रिसेप्टर को आप याद रखना कि जब भी बॉडी फ्लूइड एक्सेसिव बॉडी लॉस होता है, बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, तो एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड लॉस की वजह से ये ऑस्मोस्टेट रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं ये सिग्नल किसको भेजते हैं, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। अब जब हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है तो वो क्या सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, एडीएच। तो एडीएच का पहला रेगुलेशन कहां पे जाएगा, एडीएच पहले ये जो आपका इस तरह से मैंने बनाया कि ये आपका क्या है, डीसीटी, डीसीटी। तो एडीएच क्या करेगा, यहां से H2O निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही H2O निकलेगा, ठीक है, ये H2O कहां पे चला जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है बेसिकली वो मेंटेन कर देगा, वॉल्यूम क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा। तो उसकी वजह से जो जीएफआर डिक्रीज हो गया था वो क्या हो जाएगा, जीएफआर वापस से इंक्रीज कर जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। तो एक रेगुलेशन तो सीधे सीधे ये है कि जो है आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने एडीएच सिक्रीट किया और उसकी वजह से बेसिकली क्या हो गया कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, जीएफआर में जो डिक्रीज आया था जीएफआर क्या कर गया, इंक्रीज हो गया। वाटर अब ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ब्लड के पास चला गया, ठीक है। और फिर ये ब्लड से फिर से वापस कहां पे जाएगा, वही ब्लड ही तो मूव कर रहा है, ब्लड ही तो चल रहा है ना, ठीक है। वो तो ये यहाँ पे वाटर ज्यादा था, कहाँ, न्यूरॉन्स, सॉरी नेफ्रॉन्स के पास में, ठीक है। तो वहां से निकाल लिया वाटर को और कहाँ पे भेज दिया, पेरीट्यूबुलर का मतलब फाइनली ब्लड वेसल्स पे पहुंच गया। तो जो जीएफआर वहां पे जो फ्लो कम हो रहा था, रेट फ्लो जो है फ्लो उसका कम हो रहा था, रेट बेसिकली वो वापस से क्या हुआ, मेंटेन हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो एक रेगुलेशन तो ये आपका, ये किसकी वजह से हुआ, ऑस्मोस्टेट रिसेप्टर, मतलब जो बॉडी फ्लूइड, जब एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ था उससे ये एक्टिवेट हो गए थे, इसने अपना सिग्नल कहां पे भेजा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज दिया, हाइपोथैलेमस ने एडीएच सिक्रीट किया, एडीएच ने रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से क्या हुआ कि जो जीएफआर डाउन हो रहा था वो अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। एक रेगुलेशन ये। दूसरा रेगुलेशन क्या है, ठीक है, दूसरा रेगुलेशन देखो आप कि अगर ये जीएफआर फॉल होने लगे, अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं, ठीक है, जीएफआर सपोज करो फॉल हो रहा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो जेजी सेल है, कहां पे, जेजीए में, ये जो जेजी सेल प्रेजेंट है कहां पे, क्या है यार, जेजीए में, ठीक है, ग्लोमेरुलर apparatus में, ये एक्टिवेट हो जाएंगी और ये क्या सिक्रीट करेंगी, रेनिन सिक्रीट करेंगे। रेनिन सिक्रीट होगा तो रेनिन क्या करेगा, लीवर को इंड्यूस करेगा कि भाई आप कुछ करो, तो वो रिलीज कर देगा एंजियोटेंसिनोजन 1। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है ACE, लंग से निकलता है, ठीक है, E फॉर एंजाइम, A फॉर एंजियोटेंसिनोजन, C फॉर कैटालाइजिंग, ठीक है। तो ये कैटालाइजिंग एंजाइम है, इसको चेंज कर देगा एंजियोटेंसिनोजन 2 में। और एंजियोटेंसिनोजन 2 एक पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ये सपोज ब्लड वेसल है, इसका इस समय थिकनेस, इसके अंदर का जो एरिया है वो इतना है, वो और पतला कर देगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे ही पतला होगा तुरंत जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ये बोलना चाहिए, नॉर्मल हो जाएगा। एक काम तो ये कर रहा, दूसरा एक और काम करता है कि ये जो एंजियोटेंसिनेशन 2 है ये क्या करेगा कि ये एल्डोस्टेरॉन को पकड़ लेगा, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन के उसको सिक्रीशन को क्या कर देगा, इनहांस करवा देगा। जैसे ही एल्डोस्टेरॉन का जो है सिक्रीशन इनहांस होगा वो डीसीटी पे काम करना लगेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करेगा। वो क्या करेगा, Na आयन को बाहर निकालेगा। Na आयन को बाहर निकलने की वजह से H2O भी बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा H2O? सबको समझ में आ रहा है H2O क्यों बाहर आएगा? और ये H2O कहां जाएगा? फिर से ब्लड प्रेशर, उससे मतलब जो ब्लड प्रेशर मेंटेन हुआ, ब्लड का फ्लो मेंटेन हुआ, उसने जीएफआर को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। तो ये है रॉस सिस्टम, मतलब दो मैकेनिज्म बता दिया रॉस सिस्टम। अब सपोज कर लो कि रॉस सिस्टम जब ये मैकेनिज्म काम कर रही थी तो ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूअसली काम किया जाएगा कंटिन्यू, उसको चेक करने के लिए कोई होना चाहिए। तो चेक करने के लिए एक तीसरा फैक्टर है जिसको आप बोलते हो एनएफ, एंटी एने ट्रायूरेटिक फैक्टर। कहां से निकलता है, हार्ट से निकलता है। कहां से, हार्ट की कहां, किस लोकेशन से हार्ट की निकलता है, वॉल ऑफ हार्ट है, कौन सी वॉल है हार्ट की, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर्स, ठीक है, राइट एट्रियम याद रखना, ठीक है। तो एनएफ ये निकलेगा और ये पूरा का पूरा उल्टा काम करेगा, ठीक है। मतलब कहने का है कि ब्लड वेसल्स को, ये वेसोडाइलेटर, ये क्या है, वेसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, उसको वॉल्यूम, उसका ल्यूमेन बढ़ा देगा, और ल्यूमेन जैसे बढ़ेगा ब्लड प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, जीएफआर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस सिस्टम का जो चेक पॉइंट है वो कौन सा है, ये एनएफ, ठीक है। तो 3 रेगुलेशन किडनी में प्रेजेंट है। बहुत कठिन है क्या, डगर पनघट, मतलब अंदर से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, मैं भावनाओं को समझ रहा हूं। इसीलिए मैंने समझाने वाला काम पहले कर लिया, अब समझा चुका हूं मैं, अब तीनों मैकेनिज्म को मैं फटाफट लिखा दूंगा। बच्चे क्या है ना कि खत्म तो इसको करना ही पड़ना है, और अगर ये मई 30 तक खत्म हो जाएगा सिलेबस तो आपके पास इनफ टाइम है। बस आप इस समय एक काम करते रहो कि जितना रिवीजन करने का काम है वो मत छोड़ना, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ तो पंगे में आ जाओ। अरे कुछ नहीं है, मैं तुमको अभी पिछले दिन तो मैं बता ही रहा था करना क्या है कि देखो, एक चीज तो है कि बिना प्रेशर कोई चीज मिलता ही नहीं है। आप ना बिना प्रेशर इतने रिलैक्स हो जाते हो, लगता है अरे पढ़ लेंगे बहुत टाइम है, और प्रेशर के बिना वो नहीं है। दूसरा एक चीज और भी है, आप जब टारगेट करते हो 100 पाने की, तो ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि आप 100 तो नहीं पा सकते हो, ठीक है। बस ये है कि हाँ इसके नजदीक पहुंच सकते हो, इसके नजदीक पहुंच जाओगे, शायद 90 तक पहुंच जाओ, 85 तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपको इसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करना, उसके दौरान फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि हम ये क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, नहीं फ्रस्ट्रेट होना है। अब वो सबकी अपनी एफिशिएंसी है कि कौन कहां पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, जितना कर सकते हो उतना करते रहो, ठीक है। क्योंकि बच्चे मैं तुमको ग्रंटेड बता रहा हूं कि आपके आपके जैसे सपोज 15 लाख स्टूडेंट बैठ रहा है, इतना स्टूडेंट बैठ रहा है, इतने में से करीब करीब 13 लाख स्टूडेंट तो कॉम्पिटिटिव वही नहीं होता है, वो कंपटीशन होल्ड करने लायक होता ही नहीं है, बसता मतलब आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है वो इतने स्टूडेंट के साथ में, ठीक है। अब इसमें से बहुत ज्यादा स्टूडेंट बेसिकली बीच में ही फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट बीच में फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको लगेगा कि नहीं मैं कंपीट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, पर छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, एट द एंड तक लगे रहना, जिस दिन तक एग्जाम के एक दिन पहले तक। एग्जाम के एक दिन पहले का मतलब एक प्रॉपर गैप दोगे, मतलब जैसे आपका एग्जाम कब हो रहा, 3rd ऑफ कब, 1 अगस्त, ठीक है। तो आपको 28 या 29 तक बस
बोल देना कि अब इसके आगे नहीं पढ़ना, पढ़ना ही नहीं, छोड़ देना, माइंड को रिलैक्स कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, मैं गारंटी ले दे रहा हूं, कोई फायदा नहीं। आपको 28 इवन 29 भी हटा दो, 28 तक पढ़ना बंद कर देना, बस रिलैक्स करना। हाँ, थोड़े बहुत फार्मूले वगैरह याद करना, वो याद करना, क्योंकि जो पढ़ चुके हो वही आपका साथ देगा, लास्ट का पढ़ा हुआ साथ नहीं देता। और इसको छोड़ने का एडवांटेज क्या है कि इसको छोड़ने की वजह से आपका दिमाग ना रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है, उसकी इफिशियंसी थोड़ा बढ़ती है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहोगे तो इफिशियंसी घटी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको छोड़ देना और इसके पहले तक जितनी मेहनत करनी है कर लेना, ठीक है। फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आप बाहर हो जाओगे कंपटीशन से, और अगर फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, डरना मत। मैक्सिमम क्या होगा बोलो, मैक्सिमम ये होगा, जाहिर सी बात है। और फिर अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं निकाल पाए, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके यूपीएससी क्रैक कर दी। और एक एग्जाम्पल नहीं है, ढेर सारे एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल। तो जब ये सिचुएशन है तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं। अब तुमको ये बताओ, किसने तुमको ये बता दिया कि तुम अगर एमबीबीएस बन ही गए तो बहुत बड़ी तोप मार दोगे? किसने बता दिया तुम्हें? बहुत, उसके आगे भी रास्ता बहुत टफ है, उसके आगे का भी रास्ता बहुत टफ है। अनअकैडमी का जो फाउंडर है, तुमको पता है, वो पहले मुझे जहां तक है कि शायद वो एम्स में पढ़ा हो पहले, फिर उसने यूपीएससी क्रैक कर दी जाके, सब छोड़ता चला गया। एम्स में पढ़ने के बाद उसको एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहिए था इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद, बट नहीं, उसका मन नहीं किया। फिर उसने यूपीएससी क्रैक किया, आई थिंक शायद ज्वाइन किया या ज्वाइन करने के पहले ही छोड़ दिया, एंड इसके बाद उसने अपना अकेडमी ओपन कर लिया, ठीक है। यूपीएससी क्रैक करोगे तो कौन सा बहुत वो कर लोगे, ठीक है। एट द एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाँ नो डाउट ग्लैमरस जॉब है, अच्छी जॉब है, अगर आप करना चाहो तो कुछ चीजें कर सकते हो, बट अगर पैसे अर्न करने की बात है तो नहीं कर पाओगे, ईमानदारी का तो नहीं है कर पाओगे, ठीक है। और अगर गलत तरीके से कर सकते हो तो करो, वो देखो, ठीक है। जबकि वो अनअकैडमी का फाउंडर है, अब वो बिजनेस जो है, क्या कहते हैं, बिजनेस में कितना भी पैसा कमा सकता है। तो इसलिए दिमाग से इस चीज को तो बिल्कुल ही हटा लो कि एमबीबीएस ही तुम्हारी लाइफ लाइन है, नहीं है, ये फैक्ट है। और शायद इस माइंडसेट से जाओगे पढ़ पढ़ के तो शायद बहुत अच्छा करोगे। और अगर डर डर के जाओगे, पिछले साल एक बच्चा था सूर्या, वो बोल रहा है मैं अनकॉन्शियस हो गया जाके एग्जाम सेंटर पे। अरे क्यों अनकॉन्शियस हो गए भाई? कौन सा ऐसा था कि अनकॉन्शियस हो गए तुम? और उसके चक्कर में उसके 3 या 4 क्वेश्चन गलत रंग दिए, गलत रंग दिए आते हुए क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन का मतलब 4 गलत हुए तो 20 नंबर ले गया साथ में। 20 नंबर, 20 में बहुत आगे मेरिट में निकल जाना था उसमें, बट फिर भी जो भी है उसको सिलेक्शन तो मिल ही गया है यहाँ पे। बट कोई फायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करने से मत चूकना, मेहनत कंटिन्यूअसली करो, उसका रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, ना सही यहाँ पे कहीं और सही। तो इसलिए कि पेन को एक तरफ रिलीज करो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और पढ़ने में वही बताया कि 2 दिन पहले एग्जाम के छोड़ देना, और तब तक जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, रात दिन सब कुछ। अरे अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो बहुत अपॉर्चुनिटी बच्चे, अभी अभी अनअकैडमी में पता नहीं कितने लोग तुम जान रहे हो, अनअकैडमी में बहुत सारे लोग एमबीबीएस करने के बाद टीचिंग कर रहे हैं। एक तो यही जान रहा है, एक नई मैडम आई हुई है इस समय, कोई मैं देख रहा था, कौन, किरणजोत कौर करके कुछ, वो भी एमबीबीएस है, वो भी दिल्ली के कॉलेज से। दिल्ली के कॉलेज में पता है कितना मुश्किल है सीट लेना दिल्ली के कॉलेज में? ऐसा कुछ नहीं है, कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, नहीं बच्चे बहुत सारे हैं। और सही पूछो तो जो अच्छे टीचर हैं वो एमबीबीएस है ही नहीं, जो अच्छे टीचर हैं वो एमबीबीएस है ही नहीं बच्चे। अब मैं क्यों उस जो फिजिक्स वाला से जो मैडम निकली थी, मैं उनको क्यों बोल रहा था अच्छे टीचर, एक दिन क्लास अटेंड करके देखना उनके। हाँ वो रियली है, और वो एमएससी पास आउट है, जस्ट एमएससी पास आउट। एक और टीचर है बकुल देव, कभी पढ़ के देखना, पर अभी मत पढ़ना, अभी पढ़ोगे तो एक्चुअली डेविएशन होगी, उन्हें बहुत कंटेंट पढ़ाते हैं वो,
जबकि जरूरत कम थी। ठीक है। क्रैश कोर्स लायक है, पता नहीं मुझे, इतना अनअकैडमी के बारे में पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि जो अच्छे टीचर हैं वो सर्कस वाले टीचर को ज्यादा रखते हैं, जैसे आपकी आजकल गर्मियों में हम कर रही हैं, पढ़ाती हैं, गाना गाती हैं वहां क्लास में। क्या मतलब है, बस ये है कि हाँ चूंकि मतलब आपको व्यू बढ़ाने हैं तो आप चाहे ऑनेस्टली, मतलब कई बार कमेंट आप पढ़ के देखो क्या लिखा होता है कमेंट में। मतलब मेरा रिलेशन बायो की क्लास से नहीं है, बट मैं इस क्लास को अटेंड बहुत करता हूँ। क्यों? मतलब वाहियात चीज है पूरी तरह से। अरे आप आओ सीधे सीधे, एक्टिंग एक्टिंग क्यों करना है, सीधे सीधे आओ, पढ़ाओ, डिलीवर करो जिस चीज के लिए आप बैठे हुए हो। तो जो सीरियस टीचर है बच्चे, वो एक्टिंग नहीं करता है। वही टीना मैडम की पता है, उनको लेक्चर फिजिक्स वाला में देखना और इसके बाद उनका लेक्चर अभी अनअकैडमी में देखना, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का। वहां पे जो डिलीवर हुआ है लेक्चर, वो परफेक्ट डिलीवरी है। और जब अनअकैडमी में गए तो चूंकि ना आपके ऊपर इतना प्रेशर बना, अनअकैडमी का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, इतना बुरा सिनेरियो है अनअकैडमी का इस समय, ठीक है, कि अगर आपको सपोज आपको सैलरी 1 लाख की दी जा रही है, टीचर को सैलरी अगर 1 लाख की दी जा रही है, तो उसको 2 लाख पहले कमाना पड़ेगा वहां पे। अब वो 2 लाख किस चीज पे डिपेंड करता है? व्यूज पे डिपेंड करता है, कितने व्यूज जा रहे हैं आपके। ठीक है। अब वो व्यूज अगर नहीं आए तो निकाल के बाहर कर देगा। तो ये सिनेरियो है इस समय, इसीलिए वो टीचर आके बेचारे वो इस तरह से करते हैं वहां कि व्यू बढ़े हमारा। हाँ वो थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं बच्चे, तो ये सिनेरियो है। खैर छोड़ो। हम्म चलो खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हारा टाइम पास करने के चक्कर में मैंने काफी टाइम लगा दिया है। 143, 1 कह रहा हूँ 343। चलो आ जाओ। लिखो जरा सा, ड्यू टू एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड लॉस, ये इस तरह से लिखो, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बताते जाओ क्या होगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड होगा एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मो स्ट्रेच रिसेप्टर। ये किसको सिग्नल भेजेगा? सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस में क्या सिक्रीट कर दिया? सिक्रीट एडीएच। और जब एडीएच सिक्रीट हुआ तो एडीएच ने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। अब एनसीईआरटी आपका लिखता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, पर मैं यहाँ पे नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है, DCT, H2O फ्रॉम DCT, DCT, ठीक है, ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और ये जीएफआर को मेंटेन कर देगा, मेंटेन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो जाएगा। तो एक चीज तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक रेगुलेशन मैंने आपका बता दिया। दूसरा रेगुलेशन क्या है, कहां से स्टार्ट किया था दूसरा रेगुलेशन को मैंने, कि जैसे ही जीएफआर में डिक्रीज आया, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज किया, तो जो जेजी सेल थे वहां पे वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने क्या सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया? रेनिन, नॉट रेनिन। नो प्रॉब्लम, इतना पैनिक मत हो। चलो ये इधर का इरेज कर दूं।
तो डिक्रीज इन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिवेट JGA, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus एक्टिवेट हुआ। इसके एक्टिवेशन से क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ JG सेल्स, और इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज ऑफ रेनिन। ध्यान रखना NIN, ठीक है, रेनिन रिलीज हुआ, और रेनिन के रिलीज होने से क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट द सिक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। अब एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं लिखा है कि एंजियोटेंसिनोजन 1 कैसे एंजियोटेंसिनोजन 2 में एक्टिवेट होता है, तो मन आए तो लिख दो, नहीं तो सीधे सीधे लिख दो आप कि ये चेंज हो जाएगा किसमें, एंजियोटेंसिनोजन 2 में। यहाँ पे चाहे लिख दो चाहे मत लिखो, बाई ACE। कौन सिक्रीट करता है, लंग सिक्रीट करता है। ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है ये कहां से सिक्रीट होता है, फ्रॉम लीवर, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है आपका, दिस इज पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, या इस तरह से बच्चे लिखो, अभी आप यहां तक आए नहीं होंगे, इस तरह से लिखो, दो चीजें साथ में लिख लेते हैं। इधर लिखता हूं कि ये पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स करेगा, ब्लड वेसल्स करेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, मेंटेन GFR। एक चीज हो गई, यही तो बता रहा था मैं, एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या करेगा ये, आप लोग ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग नीचे जाना, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। जो पता लगा दिमाग काम नहीं कर रहा, जैसा मैं किए जा रहा हूं, मैंने बीच में एक मक्खी पकड़ी और उसको चिपका दिया, आपने भी इधर इधर जो है ना मक्खी की तलाश स्टार्ट कर दी, तो वैसा काम मत करो, ठीक है। तो ये पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर के अलावा एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करेगा, इंड्यूस, इधर बच्चे कहीं का मुझे इरेज करना पड़ेगा, आप यहां तक पहुंच जाओ, पहले मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। सर AC का ब्रैकेट में क्या लिखा है? लंग, LUNG, फेफड़ा। इरेज कर दूंगा बच्चे इधर, बस इतना ही इरेज कर दूंगा। इंड्यूस एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रेट, क्या सिक्रेट करने के लिए, एल्डोस्टेरॉन। और आपको पता है एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और एंड में साथ में लिख दे रहा हूं H2O, या इस तरह से एंड मत लिखो, इन ब्रैकेट कर दो H2O, ठीक है, ड्यू टू देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा एंड इट मेंटेन
GFR, ये GFR को मेंटेन कर देगा। तो ये है आपका रॉस मैकेनिज्म, ठीक है। anti-Na triuretic factor secretes from wall of right atrium of heart. Act as vasodilator. वेसोडाइलेटर का मतलब है कि ब्लड प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज कर देगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और मैंने पहले ही बताया था कि जो एंटी डाययूरेटिक फैक्टर है ये, दिस इज, ये इस तरह से लिख दो, एक्ट एज चेक पॉइंट, चेक पॉइंट इन रॉस सिस्टम, रॉस सिस्टम। यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने ये मेंशन नहीं किया था पर लिख देता हूँ, फ्रॉम DCT, क्योंकि आप लोग ना भूल ना जाना, फ्रॉम DCT। मतलब कि जो एल्डोस्टेरॉन है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, बहुत बार बता चुका हूँ, DCT पे एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर और डिटेल में चला जाए, वैसे इतना डिटेल में जाएगा नहीं, बट फिर भी ये सपोज कर लो DCT है, DCT का ये जो है आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये वाला आपका डिस्टल पार्ट है। इधर की तरफ वो एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है, और इधर की तरफ ADH एक्ट करता है, दोनों उसी में करते हैं ना, दोनों उसी में करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो ये तो हो गया है आपका रेगुलेशन पार्ट, मैंने फिनिश कर दिया। आते हैं मिक्सचुरेशन पे। जो प्रोसेस है ऑफ यूरिनेशन इज नोन एज मिक्सचुरेशन, सिंपल सी बात, ठीक है। और जो न्यूरल मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मिक्सचुरेशन is known as mixturation रिफ्लेक्स, ठीक है। न्यूरल मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है मिक्सचुरेशन के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। अच्छा, यूरिनरी जो ब्लडर है उसके बारे में थोड़ा सा देखो आप।
हर जगह पे प्रेजेंट में कहाँ कहाँ बनाऊं, ठीक है, जगह पे प्रेजेंट, या इस वाले रिसेप्टर को थोड़ा, सॉरी रिसेप्टर बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो। ये है वॉल ऑफ यूरिनरी, ठीक है, और ये जो है ये वाला पार्ट यूरेथ्रा है, ठीक है। यूरेथ्रा में एक ये स्फिंक्टर है, एक ये स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, और ये है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। याद रखना कि जो स्फिंक्टर हैं दे आर मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, सर्कुलर मसल के बने होते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो ये आपका क्या है, वॉलंटरी है, और ये क्या है, इनवॉलंटरी। किसमें, एडल्ट, एडल्ट में इंटरनल इनवॉलंटरी है, जबकि अगर आप बच्चे की बात करोगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का बच्चा, तो वहां पे ये दोनों के दोनों इनवॉलंटरी, तभी वो मैच्योरेशन पे कंट्रोल नहीं रहता उनका, ठीक है, जो 1 और 2 ईयर के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज सिनेरियो लिखा है ये वॉलंट उसके एडल्ट के लिए लिखा हुआ। एक और चीज देखो, जो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लडर है इसमें एक मसल पाई जाती है, ठीक है, और उस मसल को क्या बोलते हैं, डिट्रिसर मसल। ये किस तरह की मसल है, स्मूथ मसल। यहीं पे जो डिट्रिसर मसल है, यहां पे ये जो रेड कलर से शो हो रहे हैं, दीज आर द, या सीधे लिख दो स्ट्रेच, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर। यहां पे इस तरह से दोनों तरफ से क्या ओपन हो रहे हैं, यूरेटर ओपन। तो यूरेटर से यूरिन यहाँ पे भरता रहता, ठीक है। जो ये रिसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये बेसिकली सेंस करते हैं, ठीक है। तो जब ये यूरिनरी ब्लडर 2/3 या मोर देन हाफ फिल हो जाएगा, मोर देन हाफ जब ये फिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली जो रिसेप्टर हैं एक्टिवेट द स्ट्रेच रिसेप्टर। जो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लडर में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और ये जो है एक्टिवेट करेगा, तो ये सिग्नल किसके पास जाएगा, सीएनएस के पास, ठीक है, सेंड्स सिग्नल टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, कमांड देगा, ठीक है, सिग्नल देगा बेसिकली मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, कौन सी, एफरेंट या इफरेंट, सेंसरी और मोटर, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये भेजेगा, और वो करेगा क्या, उससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, या इस तरह से लिखो बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर, नॉट मसल बच्चे, स्फिंक्टर। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर यूरिनेशन का प्रोसेस होगा। ये याद रखना कि जब स्फिंक्टर की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो स्फिंक्टर क्या होता है, ओपन करता है, ठीक है, ये ओपन होगा कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये रिलैक्स करेगा तो स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल कौन भेज रहा है,
ये जो यूरिनरी सॉरी जो यूरिन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर वो मोर देन हाफ हो रहा है तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं ये एक्टिवेट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी, और ये चीज मोटर न्यूरॉन के थ्रू। बाकी यूरिन के लिए मैंने जो चीज लिखाना था वो उससे समय लिखा दिया था, ठीक है। यूरिन के लिए एक और चीज लिख लो कि ये जो यूरिन है, ये यूरिन कई सारे बार डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। मतलब अगर आप एनालिसिस करते हो यूरिन सैंपल की तो कई सारी डिजीज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो वो भी पॉइंट्स आप लिख लो यहाँ पे। वो 02। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरेमिया, कीटोन्यूरिया। तो यूरेमिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ कहाँ पे? तो यूरिन तो प्रेजेंट ही होगा, मतलब यूरिया तो प्रेजेंट ही होगा यूरिन में। हम्म यूरेनिया नहीं है ये, दिस इज नॉट यूरेनिया, दिस इज नॉट यूरेनिया, दिस इज ग्लाइकोसूरिया। बच्चे इसको हटा लो, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइको लिख दो। प्रेजेंस ऑफ एक और है कोई, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज किस चीज में प्रेजेंट होती है, कौन सी डिजीज होने में? डायबिटीज, कौन सी? इंसिपिडस और मिलेटस। इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? बच्चे स्पेल करो या लिख लेना आप जाके, मिलेटस मुझे नहीं स्पेलिंग याद है। मेलिटस। लेस वाटर के वजह से ना सर? क्या बच्चे? सर लेस वाटर के वजह से तो डायबिटीज मेलिटस का इंसिपिडस होता है सर। बच्चे आपका आवाज थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा हूँ, तो रिपीट करो जरा। सर डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है सर वो मोर वाटर के वजह से ना सर? हाँ, एडीएच डिफिशियंसी की वजह से। एक्चुअली एडीएच पूछना चाहता था। चलो, तो यहां से आते हैं अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे। मतलब जो मेन आपका था पार्ट वो खत्म हो गया, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे आते हैं। पता है कितना बड़ा लग रहा था, बहुत छोटा चैप्टर है। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका लंग्स। लंग्स से क्या एक्सक्रीट होता है?
CO2 कितना, करीब करीब 200 ml पर डे, या उससे देख लो बच्चे, डेटा देखो, तो तुम क्या देखोगे डेटा? पर मिनट होगा सर। पर मिनट है, हाँ सही है, Yes. पर मिनट अप्रोक्सीमेट। चलो लंग्स में और कुछ ज्यादा नहीं देखना, लीवर पे आ जाओ। जो बाइल पिगमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, लंग्स, लीवर। इसके बाद आ जाओ आप सीधे कहां पे, स्किन पे। तो स्किन में आपके दो टाइप की ग्लैंड्स मिलती हैं। एक कौन सी मिलती हैं? सीबेशियस ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स। तो साल्ट सिक्रीट्स साल्ट्स, बहुत सारे साल्ट इससे निकलते हैं, लाइक NaCl। सेटिंग कैसा होता है? कभी मुंह में नहीं गया पसीना, यहां से निकला माथे से और पहुंच गया, इतना पसीना कभी नहीं आया। टेस्ट कैसा होता है? 100। साल्ट के साथ में, या NaCl स्पेशली लिख लेना आप, इसके साथ कुछ कुछ और निकलता है, जैसे लैक्टिक एसिड एंड यूरिक एसिड है, क्या है? कुछ और यूरिया है, होगा, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। यूरिया, लिख दो। क्या चल रही है गुफ्तगू? NCERT ओपन करके बैठे हुए? इससे क्या निकलता है? प्रोसीडिंग। बच्चे ये देखना कि स्वीट ग्लैंड्स का प्राइमरी फंक्शन, दिस इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन एक्चुअली। क्या है उसका प्राइमरी फंक्शन? इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो कूलिंग है, बॉडी कूलिंग, ठीक है। तो वो सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है स्वीट ग्लैंड का? अच्छा, मैं जब आपको क्या पढ़ा रहा था, टिश्यू चैप्टर, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो स्वीट ग्लैंड है किसका मॉडिफिकेशन है? जितनी भी ग्लैंड है किसका मॉडिफिकेशन है, किस टिश्यू का मॉडिफिकेशन? एपिथेलियम टिश्यू का है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं आपकी, ये किसका मॉडिफिकेशन है? एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन है। तो शायद मैंने सारे आपको लिखा दिए हैं, ये रहता है कोई? सर हाइड्रोकार्बन के बाद से क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स, वैक्स। बच्चे अब एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें मैंने लिखा दी हैं बट सारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना। जैसे आपका लीवर अकेले बाइल पिगमेंट्स का नहीं करता, बाइल पिगमेंट्स के नाम पूछ सकता है, जैसे कि लिखा हुआ है। हालांकि मैं एक बार ये बता चुका हूँ आपको कहीं पे, बाइलीवर्डिन एंड बाइलीरुबिन, ठीक है। इसके अलावा विटामिन,
ये इसको अलग से कर दो, यहाँ पे लिखो बाइल पिगमेंट्स के अलावा, इसके अलावा आपके विटामिन, ड्रग्स, ठीक है, बहुत ढेर सारे हैं, स्टेरॉल्स वगैरह, ठीक है। एक बार लिख लेना और अगर लगता है तो फिलअप कर लेना नोट्स को अपने, ठीक है। अब आते हैं हम एक लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्या, डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले उठाते हैं यूरीमिया। क्या है यूरीमिया? प्रेजेंस ऑफ यूरिन, सॉरी यूरिन लिख रहा हूं, यूरिया इन ब्लड। अगर ब्लड में यूरिया का प्रेजेंस रहे, भाई स्टार्टिंग में तो नो डाउट यूरिया प्रेजेंट है, पर उसको निकाल रहे हैं ना, इसके बाद भी अगर प्रेजेंट रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गन इन्वॉल्व है यूरिया निकालने में वो एफिशिएंट नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है। तो ये है। अब यूरीमिया, अगर आपका ये यूरिया ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये किडनी मेल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट मेल फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी मेल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर किडनी मेल फंक्शन हुआ है तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या, या तो परमानेंटली डैमेज हुआ और या टेम्परेरी डैमेज हुआ, ठीक है। अगर तो टेम्परेरी डैमेज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेरी नाम सही नहीं है, मुझे एक मिनट याद करने दो क्या लिखा हूं यहाँ पे। अच्छा, इसको इस तरह से लिख लो आप, ठीक है, ठीक है। अगर टेम्परेरी डैमेज है तो कैसे ट्रीट कर सकते हो? कैन बी ट्रीट विद, बताओ किससे ट्रीट किया जा सकता है, या विद नहीं लिखो भाई, हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब हीमोडायलिसिस पे बाद में आऊंगा, फिर इधर आ जाता हूं पहले। अगर डैमेज कैसा है, परमानेंट है, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इस चीज को ये भी लिख सकते हो किडनी फेल्योर। अगर सिचुएशन आपके किडनी फेल्योर की है तो फिर जो है डैमेज आपका सिर्फ इसी से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, इसी से ट्रीट किया जा सकता है। तो हीमोडायलिसिस थोड़ा सा देखते हैं। हीमोडायलिसिस समझने से पहले हमको एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डायलिसिस, ठीक है। तो आप डायलिसिस को डिफाइन कर दो पहले, डायलिसिस को डिफाइन कर दो। कुछ नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैक्रो न्यूट्रिएंट से अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख दो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलोगे या पार्टिकल, क्या बोलोगे, क्या लिख दूं? न्यूट्रिएंट ठीक नहीं है। क्या have something. Micromolecules from macromolecules is known as डायलिसिस। अब डायलिसिस का प्रोसेस तुमने एक बार देख लिया हुआ, तो ज्यादा ही इसको बाहर जाने की इच्छा हो रही है। देखा है कि नहीं? डायलिसिस फिसल फनल एक्सपेरिमेंट देखा अपने एनसीईआरटी में? कहां पे? ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट। तो वो बेसिकली एक टाइप का क्या है? डायलिसिस है। वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें एक तरफ साल्ट है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके रखा, मतलब रोक के रखा गया है, बाहर चारों तरफ क्या रखा? सोल्यूशन रखा, हाइपोटोनिक, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है ऑपरेटर्स। क्योंकि अब ये डायलिसिस का यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम? किडनी जो यूरिन यूरिया का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में इंक्रीज हो गया है, उसको हम क्या करना चाहते हैं? उसको ब्लड से बाहर करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? ये है एक आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी में देखो, लिख दो इसको नीचे। ऐसा मत सोचना कि अकेले तुम ही थके, मैं भी थका हूं। आर्टिफिशियल किडनी है आपके पास में। अंदर हमने एक ट्यूब बना रखी है, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल किडनी है उसमें अंदर क्या है? ट्यूब। और वो किसकी बनी हुई है? सेलोफेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। तो यहां पे मैं आपके लिए एक ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मैंने लगा रखा। अच्छा, ये जो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड है। और यह डायलाइजिंग फ्लूइड कैसा है? इट हैव कंपोजिशन सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। इसकी जो कॉम्पोजिशन है सिमिलर टू, या सिमिलर या क्या लिख सकते हो? आइसोटोनिक, ठीक है। पर सिमिलर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, एक्सेप्ट क्या नहीं होगा यहाँ पे?
यूरिया। अरे कैसे सेपरेट करोगे? यूरिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे चारों तरफ आप भर दो। अब इसको लिख दो, ये बेसिकली आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और सेलोफेन मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ रही होगी अब कि यहां से ब्लड आएगा जिसमें यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से यूरिया प्रेजेंट है, तो यूरिया चूंकि जो है क्या कहते हैं, बाहर नहीं है, तो यूरिया बेसिकली यहां से वो धीरे धीरे करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो ब्लड आ रहा है ये कहां से आएगा? पेशेंट आर्टरी, आर्टरी से ले जाएंगे ब्लड को। ठीक है, ये क्यों बना रखा है मैंने? यहां पे हमको ऐड करना है हिपेरिन, और ये क्या है? एंटीकागुलेंट, ताकि ब्लड क्या ना हो, थक्का क्लॉटिंग ना हो, तो एंटीकागुलेंट मिला दिया। अब यहां से आपका यूरिया बाहर हो जाएगा, और इसके थ्रू यहां पे वापस से क्या मिलाना पड़ेगा? एंटी हिपेरिन। ठीक है, और एंटी हिपेरिन डालने के बाद वापस से एंट्री ले लेगा। ठीक है, क्या लिखोगे एक्चुअली, एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है। इंजेक्ट, हाँ सही है, इंजेक्ट इनटू पेशेंट वेन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बना दो, यहाँ पे इस तरह से कुछ बना दो। ये एक पंप है, बेसिकली पंप है। इंजेक्ट इन पेशेंट, किसमें? वेन। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल किडनी। बड़ा सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा सिंपल सा है। डायलिसिस का जो प्रोसीजर है उसको यूज कर लिया गया। हीमोडायलिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड की डायलिसिस की जा रही है। ठीक है, तो आप हीमोडायलिसिस जहां पे लिखते हैं, यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दो रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, या सेपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। ठीक है, दैट इज नोन एज हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस आप तब यूज करते हो जब डैमेज किडनी में कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा ही दिया है कि अगर डैमेज कंप्लीट हो गया तो फिर आपके पास क्या तरीका है? बाकी तो यूजफुल है ही नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना। एक आंख भी निकाल सकते जैसे टाइम कितना हुआ है सर, खत्म नहीं हो रहा है उतनी देर से। तो वापस से आप आ जाओ जहां पे आपको मैं ले गया था। कहाँ पे? ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। मैं बता दे रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं उसमें मैं कुछ, कि क्लोज रिलेटिव से आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है तो किससे लेना पड़ेगा? क्लोज रिलेटिव से। बेस्ट कब होगा?
जब ट्विंस से आए। अब ट्विंस तो सबके हैं नहीं, ठीक है, तो क्लोज रिलेटिव से, क्योंकि ऑलवेज जो आपका बॉडी है वो रिजेक्ट करता है, बाहर के किसी भी पार्ट को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और उसके लिए एक ड्रग है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए, आगे पढ़ोगे, साइक्लोस्पोरिन, आजकल और भी आ गई हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, तो जिनका ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको इस तरह की इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है। तो याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ना ले कि जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो डोनर है वो क्या होना चाहिए। बेस्ट डोनर तो ट्विंस होगा, ठीक है। जाइगोटिक ट्विंस, क्या होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस? मोनोजाइगोटिक नहीं होता है? कितने लोगों ने महाभारत देखी हुई है? देखी है, कुछ थोड़ा बहुत याद है? उसमें कौरव 100 कैसे हो गए थे? वो एक टिश्यू कल्चर टेक्निक था, अगर हम थोड़ा सा विश्वास करें उस पर, ठीक है। एक्चुअली जो एम्ब्रायो है, मतलब जाइगोट है, जाइगोट जब डेवलप होना स्टार्ट करता है तो उसके फर्स्ट फ्यू इनिशियल डिवीजन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा ह्यूमन अकेले एक सेल, मतलब जितनी सेल्स हैं इनमें सब में फुल ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होती है। आई बात समझ में? तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है, मतलब ये जाइगोट बना, जाइगोट से जाइगोट में डिवीजन हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अपना एक ऑर्गेनिज्म, ये अपना एक ऑर्गेनिज्म, ये है मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट था। डाइजाइगोटिक क्या है कि दो स्पर्म फ्यूज किए, मतलब एक स्पर्म एक ओवम, एक स्पर्म एक ओवम, और दो जाइगोट बने, तो वो तो डिफरेंट है ना, ठीक है। क्लोन सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो बेस्ट तो कौन है? मोनोजाइगोटिक। वो भी ट्विंस ही है। ट्विंस तो अगर एक साथ पैदा हो रहे हैं तो ट्विंस है, ठीक है, एक यूट्रस में आए दोनों, तो वो ट्विंस है बेसिकली। अब इसी में कई बार धोखा हो जाता है कि ये डेवलप हुआ और डेवलप होने में कई बार कई साल तक चला गया, और बाद में क्या हुआ कि कुछ पार्ट तो सेपरेट हो गया, कुछ पार्ट जुड़ा रह गया। बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, ठीक है। कुछ पार्ट मतलब ये डेवलप होते होते इतना चला गया कि इसका कुछ पार्ट ऐसा था जिसमें एबिलिटी नहीं थी, किस चीज की? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की, और बाकी के हैं दो दो पार्ट बन गए। कई सारे ऐसे देखे होगा कमर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या कई सारे हैं जिनके हेड जुड़े हुए हैं, ऐसे हुए हैं, ठीक है। तो वो उसी की वजह से, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस में मोनोजाइगोटिक ट्विंस बेसिकली है, इसके बाद कोई भी अपना सिबलिंग, ठीक है। और फिर नहीं तो फिर और थोड़ा सा, पर जो बाहर का है वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो, पर यूज होते हैं, जब नहीं मिलता तो किडनी तो खूब यूज होती है, ठीक है। अच्छा, अब दो और रह गए हैं, दो लिख लो, जरा सा लिखो, हेडिंग डालो, रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली। ये क्या है? स्टोन फॉर्मेशन, और ये स्टोन किसका बनता है? ऑक्सलेट का, ठीक है, इन किडनी। तो ये है, और दूसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो दिस इज लास्ट वन। क्या हुआ? ये लो, अब ये तो आप समझ ही रहे होगे, जहां पे आइटिस लग जाए दैट मीन्स कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन,
किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन होना है तो वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ओके, चैप्टर आपका बड़ी मशक्कत के साथ में मैंने ओवर कर दिया है, बट स्टिल आपको इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपका जो स्लाइवा है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट आपका स्लाइवा भी सिक्रीट करता है, जो मैंने नहीं लिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस आपका इतना ही, बंद करते हैं इसको।